नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आप तैयारी में लग जाइए, नोटिफिकेशन आ ही गया है। आप जानते हैं आपके सामने नोटिफिकेशन चल रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह की बातें करेंगे। मैं पुनः यही कहता हूँ, आपको केवल तैयारी करने की ज़रूरत है। तैयारी करिएगा, जो होगा वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फ़िलहाल आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। आप पर डे जो है अपना टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, जो सिलेबस डिज़ाइन है उसको बार बार पढ़ते रहना है। बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर एक वीडियो बना दीजिए जिसमें पूरा डाटा बताया गया हो, नोटिफिकेशन को शार्ट में हम लोग कैसे समझें। तो ये उसी पे आधारित है वीडियो बेटा। कैसे लोग जो है, महिलाएँ कहाँ आवेदन करेंगी, जहाँ सीट ही नहीं है वो लोग कहाँ फ़ाइट करेंगे, जो है सबसे बढ़िया तरीका क्या है फॉर्म भरने का, किस वाले कैटेगरी में अगर वो फॉर्म भरें तो सबसे बेटर रहेगा, सेफ़ जोन रहेगा, तैयारी कैसे करें, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, फ़ीस क्या है, आयु क्या है, सारी सुविधाएं यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं। अगर बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है ऑनलाइन आवेदन भाग 1, यानी पंजीकरण की तिथि आज से स्टार्ट हो रही है 9/6/2022 से। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए 9/6/2022 से ही डेटा स्टार्ट होता है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो दी गई है वो 3/7/2022 दे दी गई है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 6/7/2022 दिया गया, 3 दिन और जोड़ा गया। और पूरा फाइनली सबमिट करने का जो डेट दिया गया है वो 9/7/2022 को दिया गया है। आप फाइनल 9/7/2022 तक सबमिट कर सकते हैं। तो जिन लोगों का रिज़ल्ट अटका हुआ है वो परेशान ना हो, उनका रिजल्ट 9/7/2022 से पहले आ जाए, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर देंगे, सभी मान्य होंगे, सभी को तैयारी करने की ज़रूरत है। आगे आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी विज्ञापन 01/2022 के माध्यम से प्रवेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पद 3539 पदों के विषयवार, वर्गवार, बालक बालिका, संस्था हेतु अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों के विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पूरे भारत के लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश। और ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो निम्नलिखित दिशा निर्देशों को अच्छे से अध्ययन कर लें, उसके बाद जो है आवेदन करें। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो दिया गया है उसमें पहला बिंदु कहा गया है, अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट upsesb.org पे ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं होगा, यानी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश सूचना पैरा संख्या 2 में दिया गया है। और आपको डीप में पढ़ना है तो आप जाके वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, पूरा डाटा निकाल सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा स्टेप में कहा जा रहा है कि अगर अभ्यर्थी आवेदन करना चाहता है तो पूर्व से अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वो धारण करता है। अंतिम तिथि हमने बताई 9/7/2022 है। उससे पहले सब कुछ आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका हो जाना चाहिए, ये कह रहा है। आवेदन में उसके द्वारा दी गई सूचनाएं आधारित होनी चाहिए। चयन में किसी भी चरण पे अथवा इसके बाद अभ्यर्थियों से आवेदन की गई किसी सूचना पे सत्यता गलत पाए जाने पे उसकी पात्रता जो है तुरंत खारिज कर दी जाएगी, यही बताया जा रहा है। और संपूर्ण उत्तरदायित्व तो अभ्यर्थी का खुद का होगा। तो अंतिम तिथि ये याद रखना है बेटा, अंतिम तिथि पे पद के निर्धारण के लिए सभी शर्तें उसे धारण करनी होंगी। तो आपका जो उत्तर प्रदेश का भी रिजल्ट नहीं आया है वो 3 से 4 दिनों में आ जाएगा, हो सकता है आज ही आ जाए। तो जैसे ही रिजल्ट रिलीज होता है आप लोग आराम से फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, कहीं डाउट नहीं रखना है आपको, ठीक है। और सभी शर्त आप पहले ही फॉलो कर रहे हैं क्योंकि सरकार पहले ही आपसे फॉलो करवा चुकी है। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे स्टेप पे। कहा जा रहा है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। मान लो आपने प्राविधिक कला से एंटर किया, आप कला से भी देना चाहते हैं, आपने बीएड कर रखा है, आप जो है अपने सब्जेक्ट से भी देना चाहते हैं। मान लो आपने बीएससी किया है तो मैथ से देना चाहते हैं, साइंस से देना चाहते हैं,
या फिर आपने बीए कर रखा है, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जो इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, जो कुछ आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है आप उसमें देना चाहते हैं, तो प्रत्येक विषय के लिए सापेक्ष में एक ही आवेदन स्वीकार होगा। आप कला से 1 दे सकते हैं, अन्य विषय से 1 दे सकते हैं, ठीक है। यही बात पीजीटी में यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भी यही नियम और शर्तें लागू होती हैं। बस अंतर इतना होता है कि टीजीटी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में सीटें ज़्यादा हैं, यहाँ 500 नंबर का एक ही पेपर हो रहा है, 125 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 425 नंबर का जो है पेपर होता है, 500 नहीं 425 नंबर का, 75 नंबर का आज भी इंटरव्यू वहाँ पे होता है, वहाँ भी 125 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी की सशर्त बराबर ही है, बस केवल वहाँ पे परास्नातक लग जाएगा, यानी जो लोग एमए, एमकॉम ये सब किए हुए हैं वो लोग फाइनली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं तो केवल एक विषय के लिए एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन करना होगा। पृथक पृथक मतलब अलग अलग आवेदन करें, अलग अलग उसका फ़ीस पेमेंट करें, फाइनली सबमिट करें, उसके लिए अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा, अलग अलग आपका एडमिट कार्ड आएगा, अलग डेट में आपको परीक्षाएँ भी देनी होंगी। चौथा स्टेप कह रहा है विज्ञापित पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है। सभी विज्ञापनों में होता है, आप जानते होंगे 11 लाख फॉर्म पड़ा है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, 12 तारीख को पेपर है 250 पदों पे। तो कोई आपको ये बहकावे कि हम फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे, बहुत कम पदों पे आया है, तो ये बिल्कुल मत मानिएगा। आप भी फॉर्म अप्लाई करिए, आप भी दिन रात एक करिए, अच्छे से मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। वैकेंसी है 148 पद, कम नहीं होता है। अब हालांकि कम तो है, लेकिन अब 148 पद आया तो क्या किया जाए, सभी को जनरल में फ़ाइट करनी है। जहाँ पे जो सीटें आई हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन मान लो एसटी में बालक वर्ग के लिए नहीं आई है तो वो सीधे एसटी में अप्लाई करें, लेकिन वो जनरल में काउंट होंगे, जनरल में उन्हें फ़ाइट करनी होगी, जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई करना होगा। ऐसे बालिका में आप जानते होंगे, बालिकाओं में भी 11 पद आया है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 5 पद आया, जबकि एससी एसटी के लिए कोई भी पद नहीं है। तो ये सभी जो है अपने ट्रेड में एससी में एसटी में भरेंगी फॉर्म, लेकिन इन्हें जनरल में फ़ाइट करनी होगी, जनरल की बालिकाओं की कट ऑफ क्रॉस करनी होगी। तो मेहनत आपको एक्स्ट्रा करना है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो अधिसूचना संख्या कह रहा है ये दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली विहित प्रक्रिया प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी। एक मात्र परीक्षा होती है लिखित परीक्षा, और लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी 125 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं, कोई भी माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं है, सभी के सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, परीक्षा में कुछ बदलाव भी हुआ है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, क्या बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। छठवां स्टेप कह रहा है भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, हिंदी हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा, ऐसा जो है मिल जाएगा। सातवां स्टेप कह रहा है किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी हो, इन सभी को जो है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो हैं वही आरक्षण का लाभ पाएंगे। बाकी आउट ऑफ स्टेट वाले जो फॉर्म भरेंगे उसे जनरल में काउंट किया जाएगा, सामान्य वर्ग में वो फाइट करेंगे, उसका जो है डाटा भी उन्हें निकालना होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए बता दिया गया 10% आरक्षण का प्रावधान है, हालांकि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन 10% आरक्षण का प्रावधान है, यानी ये भी सामान्य से ही 10% ले जाएंगे, 7-8 सीटें जो है हो जाएंगी इसकी भी। 8वां स्टेप कह रहा है अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार के पूर्ण आवेदन इससे सापेक्ष शुल्क जमा करके पश्चात में आवेदन सबमिट करें। अंतिम तिथि दिनांक 9/7/2022 तक आवेदन सबमिट करना सुनिश्चित कर लें। निर्धारित तिथि से पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ना ही इसके सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस किया जाएगा। तो ये याद रखना है कि आपको जब पेमेंट करना है तो फाइनली आवेदन सबमिट भी कर देना है, और वास्तविक कापी आपको जो है बोर्ड को प्रेषित करनी आवश्यक नहीं होती है, इसलिए अपने पास ही सुरक्षित रख लें। फाइनली ज्वाइनिंग में हो सकता कहीं मांग ली जाए, ठीक है, तो उसे सुरक्षित निकाल के रख लें या मेल में सेव कर लें। 9वां स्टेप कह रहा है ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट होने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होता है, अतः सभी सूचनाएं अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही भरें और सबमिट करने से पूर्व भरी गई सूचनाओं का सत्यापन कर लें कि हाँ सब कुछ सही है, उसके बाद ही फाइनल सबमिट दाबें। 10वां स्टेप कह रहा है बेटा लिखित परीक्षा का जो परिसर है, लिखित परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पैसर्स, कैलकुलेटर आदि अन्य संचारण उपकरण नहीं ले जा सकते हैं। इसके अनुदेश के उल्लंघन में अभ्यर्थी की अभ्यर्थता निरस्त हो जाएगी, साथ में भविष्य में कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएगा, ऐसा प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा। तो ये परीक्षा के टर्म की बात बता रहा है अभी ही,
और 11वां स्टेप कह रहा है ऑनलाइन आवेदन किसी भी प्रकार की कठिनाई है समाधान के लिए 10 बजे से 5 बजे तक नंबर चल रहा है। हेल्पलाइन नंबर है 0532 24 66 851 और मोबाइल नंबर है 84 68 00 75 98 पर संपर्क कर सकते हैं। सभी के लिए टोल फ्री नंबर है, इस पर आप बात करके अपना समाधान ले सकते हैं। तो नंबर एक बार और सुन लीजिए 0532 24 66 851 और मोबाइल नंबर है 84 68 00 75 98। ये आयोग की तरफ से नंबर जारी किया गया है, इस पर आप बात करके अपना जो है पूरा डाटा ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश क्या दिए गए हैं। तो बेटा ऑनलाइन आवेदन संबंधित में कहा जाता है कि आवेदन से पूर्व दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही भरें। विज्ञापन से संबंधित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम ऑनलाइन आवेदन पूर्ण रूपेण से निर्देशित हो। सामान्य अनुदेशों में उन्हें पदों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सूचना बोर्ड में वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया हो। यह कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लिए हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप जानते हैं पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद भुगतान होगा, फ़ीस पेमेंट करिए, उसके बाद फॉर्म सबमिट होगा। तो 3 स्टेप में फॉर्म है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसके बाद फ़ीस भुगतान होगा, उसके बाद सबमिटेशन का काम आएगा। पहले चरण में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आप जानते हैं सब कुछ आपका डाटा भरा जाएगा, नाम, पता, मोबाइल नंबर, कैसे क्या आप जो है सेवा में हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास यही पूरा डाटा दिया जाएगा। EWS में है या फिर PH में यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड में आते हैं, तो सब कुछ आपको यहीं भरना होगा पहले ही चरण में। अभी हम उस पर भी वीडियो एक शूट कर दे रहे हैं। द्वितीय चरण शुल्क भुगतान का होता है, आप जानते हैं। शुल्क के लिए 750 रुपये OBC और जनरल के लिए है, 450 रुपये जो है फाइनली EWS के लिए है, 250 रुपये ST के लिए है, SC के लिए भी 450 रुपये का प्रावधान है। ऐसे सेम प्रावधान हर एक जगह किए गए हैं, आप देख सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप किसी भी तरह से जमा कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, अदर पेमेंट मेथड सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, सब कुछ आपके पास है, भर सकते हैं। ठीक है। और ये है इनका शुल्क आवेदन, मैंने पहले ही बता दिया है। सामान्य के लिए 750 रुपये देना है, EWS के लिए 450 देना है, OBC के लिए 750 देना है, अनुसूचित जाति के लिए 450 देना है, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 देना है। भूतपूर्व आश्रित स्वतंत्रता सेनानी को लिए उनके मूल अनुसार जो आरक्षण दिया गया है। सैनिकों के लिए, महिलाओं के लिए, विकलांग के लिए, इनके लिए शुल्क के आधे का भुगतान किया गया है। यानी कुल मिला के विकलांग वाले 325 रुपये या 375 रुपये करेंगे, 375 रुपये। और जो है महिलाएं भी आवेदन में छूट पाती हैं, तो इसमें भी छूट पाएंगी। महिलाओं के लिए हम विशेष आग्रह करेंगे कि महिलाएं जो है अपना फॉर्म फाइनली पुरुष वाले में भरें, और पुरुष वाले में जब वो भरेंगी तो फाइट करेंगी अच्छा। उनको हालांकि पुलिस का जो है कट ऑफ भी क्वालिफाई करना होगा, लेकिन फाइनली जो है चांसेस ज़्यादा हैं, नौकरी सिक्योर रहेगी, क्योंकि 71 पद वहाँ पे हैं जनरल में। ठीक है। रंगीन फ़ोटो ये सब आप देख सकते हैं। तृतीय चरण फॉर्मेशन का है, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। शुल्क भुगतान, उसके बाद अर्हता संबंधी सभी विवरण, अभ्यर्थियों को किसी वर्ग में सापेक्ष आवेदन किया गया है, स्थायी पत्र व्यवहार पता होना चाहिए, फ़ोटो बढ़िया से स्कैन होना चाहिए, हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा। फ़ोटोग्राफ 3.5 से 4.5 के बीच होना चाहिए, हस्ताक्षर 3.5 से 1.5 के बीच होना चाहिए। GPG फॉर्मेट में स्कैन करेगा। सब कुछ बताया जा रहा है। 5 KB से 30 KB का नीचे होना चाहिए। फ़ोटो का आकार 35 मिमी का होना चाहिए। ये सब आपका चेहरा बता रहा है कैसे आपको अपलोड करना है। ठीक है। अब फाइनली हम बात करते हैं रिक्त पदों की। रिक्त पद में क्या आया बेटा, उपर्युक्त विज्ञापन 1/22 द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कुल पद 3539 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में चयन बोर्ड द्वारा प्रेषित अध्याचन को विषयवार बालक वर्ग, बालिका वर्ग, साथ ही साथ जो है आरक्षित और अनारक्षित श्रेणीवार विवरण में समझाया गया है, आप देख सकते हैं। आयु सीमा मैंने पहले ही बताया था, 1 जुलाई को काउंट होगी 2022 को। 21 वर्ष यानी 21 सही आपकी 1 जुलाई 2022 को पूरी होनी चाहिए। अर्हता संबंधी अर्हता पद प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है अर्हता की तिथि मानी जाएगी। तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी 9/7/2022 को जो है आपकी अर्हता पूरी होनी चाहिए। 9/7/2022 को आपके पास फाइनल डिग्री होना चाहिए। इससे पहले आपके पास सब कुछ होना चाहिए। जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं, कह रहे हैं हम ग्रेजुएट कैसे होंगे, उनके लिए बेटा अगर इससे पहले आपका जो है
फाइनली रिजल्ट आ जाता है तभी आप अर्हता प्राप्त करते हैं, शैक्षणिक अर्हता में शामिल हो पाएंगे, अन्यथा आप बाहर का रास्ता देखने के लिए तैयार रहिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रावैधिक कला वाले परेशान ना हो सकता उनका आज ही रिजल्ट आ जाए, 9-7 से पहले तो रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा, मार्कशीट उनके पास हो जाएगी। तो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, 0% परेशानी के साथ वो अपनी तैयारी में जुटे रहें। शैक्षणिक योग्यताओं की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं सबके लिए अलग अलग प्रावधान है, योग्यताएं हम लोग आगे देख ले रहे हैं। वेतनमान की अगर बात करते हैं तो प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग के लिए 44,900 से 1,42,400 रुपये तक लगभग वेतन मिलता है। और ये 7th जो पे स्केल है 7th और ग्रेड है जो 4600, ये 4600 पे स्केल का जॉब है। और जो है PGT 4800 पे स्केल की जॉब होती है। दोनों की वेतनमान अलग अलग होते हैं। आरक्षण में आप सब जानते हैं आरक्षण हर एक टाइप का होता है, किसी भी आरक्षण प्राप्त उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए अनुमान्य है और आउट ऑफ स्टेट वाले जनरल में काउंट होंगे। दूसरा, अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंधन द्वारा आधारित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसित अध्याचनों के अनुसार है, जैसा बता दिया गया है। अगर SC/ST में कोई पद नहीं आया है तो वो लोग अपने ही फॉर्म में जो है अपने ही कॉलम में फिलअप करें और मूल रूप से वो जनरल में काउंट होंगे। जनरल की फाइट उन्हें करनी होगी, उसका कटा क्रॉस करना होगा। आगे कहा जा रहा है क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत आने वाले पदों में भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित एवं दिव्यांगजन की गणना अध्याचन में आरक्षण नियमों के अधीन ही की जाती है, तो इन्हें भी जनरल में ही काउंट कर लिया जाता है और उसी में से इनको परसेंटेज मिल जाता है। 4%, 5% एक्स्ट्रा इन्हें मिल जाता है। जैसे भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, दिव्यांगजन के लिए 4%, दृष्टिहीनता और कम दृष्टि या बाधिर वाले जिन्हें श्रवण में हास्य है 80% से कम वालों के लिए, उनके लिए भी अलग अलग प्रावधान है। ये 4% और 1% के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारी टाइप की बाध्यताएं होती हैं, ऐसे आरक्षण भी उन्हें मिल जाते हैं। 5%, 4%, 1% के दायरे में आकर के वो भी लगभग 1-1 सीट, 2-2 सीट छका सकते हैं। तो कुल मिला के सभी के लिए आरक्षणों का प्रावधान किया गया है, लेकिन पूरा आरक्षण जो है उत्तर प्रदेश के निवासियों पर ही लागू होता है। आउट ऑफ स्टेट वाले जनरल में काउंट होंगे। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यही डाटा पूरा बताया गया है, आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये हो गया। उसके बाद परीक्षा केंद्रों की बात करें, जबकि बताया गया था कि जनपद मुख्यालय पे ना हो, लेकिन वही बनाया गया। सभी जनपद मुख्यालयों पे ही परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र की समय सारणी अनुक्रमांक दिए गए सूचनाओं पे ही दी जाएगी। तो ये जनपद मुख्यालय यानी आपके जिला विद्यालय पे ही, यानी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पे ही फाइनली सेंटर बनाने की बात कर रहा है। जबकि इसकी डिमांड हो रही थी कि मंडल मुख्यालय, यानी 18 मंडल हैं, 18 मंडल में केवल पेपर कराया जाए। लेकिन फिर जिला मुख्यालयों पे यानी 75 जिलों में फाइनली पेपर सेंटर बनाया जाएगा, ये बता दिया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र में इतर केंद्र पे विषय परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। ये सब बताया जा रहा है। आपने दूसरे परीक्षा केंद्र पे बैठ के पेपर दे दिया तो उसके लिए, ठीक है, उसकी जो है अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। अच्छा, भर्ती प्रक्रिया इनका क्या है? तो बेटा भर्ती प्रक्रिया के लिए मैं बता दूं कि मात्र लिखित परीक्षा है और कुछ नहीं। मात्र लिखित परीक्षा के आधार पे माइनस मार्किंग है नहीं TGT में, PGT में भी नहीं है। और TGT में तो 500 नंबर का पेपर है, यहाँ साक्षात्कार भी नहीं है। PGT में साक्षात्कार भी है, तो वहाँ 75 नंबर का साक्षात्कार होता है, उसके लिए अलग बोनस अंक मिल जाते हैं। तो उसके लिए अलग प्रावधान है, इसके लिए अलग प्रावधान है। फिलहाल आपको केवल और केवल परीक्षा पे ही डिपेंड रहना है। परीक्षा में अगर आप बेटर करेंगे निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, कट ऑफ हाई जाएगी, ये भी याद रखना है। लिखित परीक्षा में बताया गया कि प्रशिक्षक संस्थान पद के लिए विषयवार सामान्य योग्यता के 1 लिखित परीक्षाएं होंगी, जिसमें 500 अंकों का 1 प्रश्न पत्र होगा और कुल 125 प्रश्न होंगे। 1 प्रश्न 4 अंकों का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी सब कुछ आपको करना है, माइनस मार्किंग नहीं है। समय अवधि की बात करते हैं तो बेटा पेपर आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है, 2 घंटे की अवधि होगी, 120 मिनट मिलेगा। प्रश्न का स्वरूप सभी विकल्पीय होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टाइप के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लिए होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे, केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए और अभ्यर्थियों को करना होगा गलत उत्तर बोले में उत्तर पांद्रक की काली स्याही से बाल पेन से काला करना होगा। कुल मिला के आपको MR शीट पे भरना है, यानी ऑनलाइन परीक्षा नहीं है, ऑफलाइन परीक्षा है। चयन हेतु मेरिट लिस्ट बनती है, फाइनली आप देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट में क्या बताया गया? लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली बताई गई है। विज्ञापनों की रिक्तियों की संख्या किंतु 25% से अधिक ना हो। समेकित पैनल लिस्ट मेरिट कार्यक्रमानुसार तैयार की जाती है और मूल रूप से ये लोग जो है अपना काम करते हैं उसमें। चयन बोर्ड जो है परीक्षाओं की
तिथि में बदलाव कर सकता है, इसके रिक्तियों की संख्या में घटाव बढ़ाव कर सकता है। तो ये सारे डिटेल्स होते हैं। अब आगे हम लोग बात करें तो बहुत सारे डिटेल्स आपको पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद जो ज़रूरी था वो हमने बता दिया। इस टाइप से आपका फॉर्म है, आप जानते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। ये आ गया बेटा प्रशिक्षित स्नातक बालक वर्ग के लिए सीटों की संख्या, जिसमें हिंदी में 511 पद हैं, इंग्लिश में 511 पद हैं, हिंदी में 509 पद हैं, गणित में 508 पद हैं, सामाजिक विज्ञान में 337 पद हैं, संस्कृत के लिए 264 पद हैं, और जो है शारीरिक शिक्षा के लिए 157 पद हैं, विज्ञान के लिए 499 पद हैं, गृह विज्ञान के लिए 139 पद हैं, कला के लिए 132 पद हैं। हमें कला पे ही विशेष फोकस करना है। 71 हैं सामान्य के लिए, 35 है ओबीसी के लिए, एससी के लिए 26 है, एसटी के लिए 0 है, कुल मिला के 132 है। ऐसे वाणिज्य की अगर बात करते हैं 24, 10, 4, 38 है कुल मिला करके। संगीत गायन के लिए 7 पद आया है। संगीत गायन के लिए रात को हमारे पास एक फ़ोन आया था, सर अगली बार मेरा चयन रुक गया था थोड़ा नंबर से, इस बार हो जाएगा मेरा, मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ, लेकिन मेरे लिए तो पोस्ट ही नहीं आएगी। बेटा परेशान मत होइए, आप बालक वर्ग में फ़ाइट कर दीजिए। बालक वर्ग में संगीत गायन के लिए 6 पद हैं, सीधे सीधे आप इसमें फ़ाइट कर सकती हैं। संगीत गायन हो गया। कृषि की बात करते हैं तो कृषि के लिए जो है 47 पद है, जीव विज्ञान के लिए 49 पद है, उर्दू के लिए 12 पद है, और संगीत वादन के लिए 4 पद है, जिसमें 2 जनरल के लिए है, 2 एससी के लिए है। आप जनरल में फ़ाइट कर सकती हैं। 3213 पद कुल मिलाकर के जर्नल में बॉयज़ के लिए आया है, 3213 पद। आगे बात करते हैं, ये बालिकाओं के लिए है। बालिकाओं के लिए भी डाटा निकाला गया है। इंग्लिश के लिए 46 पद है, 48 पद हिंदी के लिए है, 25 पद गणित के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए 46 पद है, संस्कृत के लिए 27 पद है, 13 पद शारीरिक शिक्षा के लिए, 41 पद जो है विज्ञान के लिए है, 40 पद गृह विज्ञान के लिए, 16 पद कला के लिए है। अब 16 में 11 पद जो है जनरल के लिए है, 5 पद ओबीसी के लिए है, एससी एसटी के लिए कोई पद नहीं है, कुल मिला के 16 पद है। संगीत गायन के लिए 16 पद है। जीव विज्ञान के लिए केवल 1 पद है ओबीसी में। उर्दू के लिए केवल 1 पद है ओबीसी में। संगीत वादन के लिए जो है कुल मिला के 6 पदों का प्रावधान है। इस टाइप से 326 पद काउंट होते हैं बालिकाओं के लिए। बालिकाओं के लिए मैं खास बताता हूँ, जो लोग यहाँ जानते हों कि लड़ाई कम है, वो सीधे सीधे बालक वर्ग में फ़ाइट कर सकती हैं, और बालक वर्ग वाले तो बालिका में नहीं भर पाएंगे, लेकिन बालिका वर्ग वाले बालक में भर सकती हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पूरी जानकारी आपके बीच शेयर की जा रही है, आपको अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही बात करना है। सभी के लिए अलग अलग आहर्ताएँ हैं, आप देख सकते हैं। अगर टीजीटी देना है, अदर सब्जेक्ट से देना है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, बीएड ज़रूरी है, आपके साथ स्नातक और इंटर में कैसा कैसा कोरिलेशन है वो आपको देखना होगा। आप देख सकते हैं सभी के लिए अलग अलग है। एमए हिंदी संस्कृत विषयों के साथ हो, परीक्षा पास किए हो, बीएड अथवा समकक्ष डिग्री हो, हिंदी दे सकते हैं। ऐसे बीएड अथवा बीएससी हो, गणित प्रशिक्षण हो, गणित दे सकते हैं। गृह विज्ञान के लिए अर्थशास्त्र होना चाहिए, और गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र होना चाहिए, घरेलू विज्ञान, सब कुछ अलग अलग डाटा दिया गया है इसमें। उर्दू के लिए भी उर्दू विषय से एलटी एवं बीटी बीएड होना चाहिए, समकक्ष होना चाहिए, आप शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। मूल रूप से हम लोग कला पे आते हैं। कला के लिए बेटा वही पुराना डाटा पूरा बताया गया, आप देख सकते हैं। राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से आर्ट मास्टर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट कोर्स हो, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था। अगर ये डिग्री आपके पास नहीं है तो प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा। अच्छा, कुछ लोग इसे बहुत परेशान हैं इसमें जो इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा हुआ है, बेटा आपने जो प्राविधिक कला का पेपर दिया वही इंटरमीडिएट की परीक्षा है, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी मत होइए, यही डाटा आपके बीच काम आ जाएगा, ठीक। तो इसी से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इसमें से कोई एक योग्यता, तो प्राविधिक कला से हाई स्कूल आप पास हों, फिर साथ में ये बहुत सारे डाटा हैं, चाहे ड्राइंग पेंटिंग किया हो बीए, कला भवन शांति निकेतन से फाइन आर्ट किया हो डिप्लोमा, राजकीय ड्राइंग और हैंडीकैप्ड सेंटर इलाहाबाद से सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, या फिर कलकत्ता की फाइन आर्ट टीचरशिप डिग्री हो, या फिर लाहौर मेयो कॉलेज में आर्ट की टीचर्स एवं सीनियर सेकेंडरी की डिग्री हो, या फिर बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेडिंग परीक्षा हो, या फिर बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट्स स्कूल की परीक्षा हो, तो ये आप जो है अप्लाई कर सकते हैं बिना बीएड किए हुए। एक टिप्पणी दी गई है, टिप्पणी में बहुत अच्छे से बताया गया है, इसे आपको ध्यान से पढ़ लेना है। टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। उपयुक्त टिप्पणी 1 और 2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, यानी कुल मिला के आपको 10+2 पास होना ही ज़रूरी है। 10+2 इंटरमीडिएट तो आपको पास होना ही होना है, परंतु यदि
उसे परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्थान का प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है। यानी आपने इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला नहीं लिया है तो बाद में आप प्रमाण पत्र लेकर के काम चला सकते हैं, वो डाटा बता दिया गया है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाती है। कुल मिला के बालिकाएं जो है इंटरमीडिएट पास आउट हैं, स्नातक किए हुए हैं, प्राविधिक कला नहीं किए हैं, तब भी वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया है, यही मैंने पहले भी बताया था। दूसरा स्टेप कह रहा है उपयुक्त 3 के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण पत्र ना हो तो उसके स्थान पर स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के लिए अध्यापकों के लिए प्राविधिक कला की योग्यता से यहाँ भी छूट दी जाती है। यानी बालिकाएं अगर प्राविधिक कला नहीं किए हुए हैं तब भी वो मास्टर बन सकती हैं कला में, वो भी बिना बीएड किए हुए। नीचे एक नोट्स दिया गया है। नोट क्या कह रहा है बेटा? नोट कह रहा है उपरोक्त आहारिताओं के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है। शासनादेश संख्या 1121/15/890 और 308789 28 फरवरी 1990 के अनुबंध में बताया जा रहा है कि अगर आप जो है सहायता प्राप्त अध्यापक या सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं तो स्नातक मिनिमम आपके पास होना चाहिए, आप चाहे बालक वर्ग में हो या फिर बालिका वर्ग में। तो बालिकाओं के लिए जो विशेष प्रावधान थे वो हमने बता दिए हैं। वो बिना प्राविधिक कला के भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं कला वाले विषय में। ठीक है, पूरी जानकारी हो गई। उसके बाद हम लोग क्या बात करें, ये सब अदर सब्जेक्ट के लिए आप जानते हैं, इसमें अलग अलग डाटा होता है। अब बेटा पूरा डाटा हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा आपको। इंग्लिश में ये पूरा क्लैरिफिकेशन दिया गया है, तो कुल मिला के आपको सब कुछ समझ में आ गया। पेपर की अगर बात करते हैं, पेपर थोड़ा सा इस टाइम मॉडरेट आएगा बेटा, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आई है। आप जानते हैं 132 पद जनरल में बालक के लिए है और 16 पद बालिकाओं के लिए है। 148 पदों पे ही कला में नोटिफिकेशन आया है, तो कट ऑफ हाई जाएगी, इसलिए आपको पढ़ने का तरीका भी बदलना होगा। जो आपको यहाँ से डाटा प्रोवाइड कराया जाएगा, उम्मीद है वहीं से पूरा का पूरा पेपर फंसे। जो लोग अभी तक डाउट में जी रहे थे कि हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनके लिए आज पूरा डाटा हमने पढ़ के सुना दिया है। वो जो है फाइनली जुलाई तक का अगर उनके पास मार्कशीट आती है जुलाई 2022 तक की, तब भी वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 10+2 वाली बात हो यानी बोर्ड एग्ज़ाम की बात हो या फिर उनका ग्रेजुएशन हो। बहुत सारे लोग अंडर ग्रेजुएट हैं और वो लोग फ़ोन कर रहे हैं, उनके लिए साफ साफ निर्देश थे बेटा। मैं मुँह से नहीं बोलना चाहता था, वीडियो के माध्यम से मैं आपको बोल दे रहा हूँ। आप लोग अगर इससे पहले 7 यानी जुलाई से पहले, जुलाई 2022 डेट दी गई है, उससे पहले अगर आप पास आउट नहीं है तो निश्चित रूप से आप लोग बाहर का रास्ता देखने के लिए तैयार रहिए, उसमें कोई डाउट नहीं। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आपको फॉर्म 9/7/2022 से पहले जमा कर देना है। 9/7/2022 से पहले आपके पास सारी योग्यताएँ भी होनी आवश्यक हैं। अब एक वीडियो बनेगा आपको जो है कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ ये पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। इसे अच्छे से शेयर कर देना, जितने लोग भी टीजीटी भर रहे हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।